हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं कि अभिजय बैच के आलोक में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। और आप लोग ये बात भी जान चुके हैं कि फिलहाल आपका जो करंट टॉपिक बना हुआ है मराठास हैं, और मराठास को लेकर के हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पर जब आप कंपनी के साम्राज्य विस्तार की बातें करते हैं तो कंपनी के साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में जो मराठास वाला चैप्टर आपके सामने आता है ना, इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। हम मानते हैं कि हमने यहाँ पर आपको काफ़ी गहराई दिखाने का प्रयास किया है। हम मानते हैं कि मराठास को लेकर के कई सारे जो पार्ट्स हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। ये कार्य हमने केवल इस नाते किया है क्योंकि मराठाओं को लेकर के सवालों की पनपने की जो संभावनाएं हैं वो आपकी परीक्षाओं में कुछ ज़्यादा ही क्या है बन जाती हैं। आप पुराने पेपर से अगर उठा करके देखेंगे तो कंपनी के साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में मराठास को लेकर के क्या है उसने लगातार आपसे क्या है क्वेश्चंस पुटअप करने का कार्य किया है। इस नाते हमको थोड़ा ये अलग अलग प्रकार के पार्ट्स आपको जो बनाने पड़े और अलग अलग प्रकार के पार्ट्स के माध्यम से मराठाओं का जो आपका एक कैलकुलेशन है, यानी कि मराठाओं की जो कैलकुलेशन है हम उसको व्यवस्थित रूप से क्या है आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मराठाओं को लेकर के आज की जो चर्चा आपकी होगी, आज आप केवल दो ही प्रकार की बिंदुओं को अपनी चर्चा में शामिल करके चलेंगे। एक बिंदु रहेगा आपका अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था, सवाल बहुत ज्यादा आता है, और एक बिंदु रहेगा आपका मराठाओं की सैन्य व्यवस्था। मराठाओं की सैन्य व्यवस्था में हाल ही में उत्तराखंड की किसी परीक्षा में सवाल पुटअप भी किया गया था। तो यहां पर आज की चर्चा में हम केवल दो ही प्रकार की बिंदुओं को शामिल करके चलेंगे। मराठाओं का जो आपका सैन्य व्यवस्था है और सैन्य व्यवस्था के साथ साथ अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था के संदर्भ में क्या आपका परीक्षा उपयोगी धरातल बन जाना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनते हुए अपनी रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन क्या है यहां पर करके चलनी है। इसके बाद आप बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे, एक पार्ट और आपके सामने आएगा मराठाओं का, जिसमें हम लोग मराठाओं का जो आपका संपूर्ण साम्राज्य होगा उसका भौगोलिक विभाजन करके चलेंगे, और भौगोलिक विभाजन करने के साथ ही साथ क्या है मराठाओं के टैक्सेशन सिस्टम को समझने की बात करेंगे, और मराठाओं के टैक्सेशन सिस्टम को कैलकुलेट करने के साथ साथ कुछ मराठाओं की प्रशासनिक शब्दावलियां आपके सामने आती हैं और कुछ मराठाओं की क्या है आर्थिक शब्दावलियां आपके सामने आती हैं, उनको भी क्या हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 7 होगा, और मराठाओं को लेकर के एक लेक्चर और आपके सामने आएगा, लेक्चर नंबर 8। 8 प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से मराठाओं की जो कंप्लीट कैलकुलेशन है वो आपके सामने आने जा रही है। तो शुरुआत आज की चर्चा की किस विषय वस्तु के साथ होगी, अष्टप्रधान जैसी विषय वस्तु के साथ होगी। तो आइए हम लोग हेडिंग बना लेते हैं कि अष्टप्रधान एक व्यवस्था आपके सामने आती है जिसको आप क्या कहते हैं अष्टप्रधान कहते हैं, अष्टप्रधान आप कहते हैं। ओके, अब देखो ये जो अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपको क्या कहना सीखना होगा, सबसे पहले आपको यह कहना सीखना होगा कि प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण धरातल है। प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है आपका धरातल है। सबसे पहले आपको यह कहना सीखना होगा। कुछ बातें ऑलरेडी हमने की हैं कि इस व्यवस्था को बनाने का कार्य, इस व्यवस्था को बनाने का कार्य शिवाजी महाराज ने किया। इस व्यवस्था को बनाने का कार्य शिवाजी महाराज ने किया। इस व्यवस्था को बनाने का कार्य शिवाजी महाराज ने किया।
अब देखो अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था के साथ संभाजी का जुड़ाव कैसे करके चलेंगे, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। यानी कि संभाजी मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में एक ऐसे छत्रपति बन के आपके सामने आते हैं जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान क्या है, अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किया। लेकिन जब संभाजी के पश्चात राजा राम को मराठाओं को छत्रपति बनने का मौका मिला तो राजा राम ने क्या है, अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने का कार्य किया। और हमने यह भी आपको बता दिया है कि अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था में राजा राम ने क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन करने का भी कार्य किया था। और वो परिवर्तन क्या माना गया कि इसमें मंत्रियों की जो संख्या है वो 8 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 9 कर दिया गया। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां इतना जोड़ के चलते हैं कि प्रशासन का क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है, या प्रशासन का क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण धरातल है, जिसको क्रिएट करने का कार्य किसने किया, शिवाजी महाराज ने करने का कार्य किया, है ना। अब देखिएगा अगली बात आप क्या कहेंगे, अगली बात ये कहेंगे, अभी शिवाजी महाराज की ओर से कैलकुलेशन करते हैं कि 8 प्रकार के मंत्रियों का समूह, 8 प्रकार के मंत्रियों का समूह, 8 प्रकार के मंत्रियों का समूह, 8 प्रकार के मंत्रियों का समूह। ठीक है, आप यहां पर ऐसा व्यवहार भी कर पाएंगे कि एक प्रकार का क्या है, सलाहकारी वर्ग है। एक प्रकार का कैसा है भाई, एक प्रकार का सलाहकारी, एक प्रकार का सलाहकारी वर्ग, एक प्रकार का क्या है, सलाहकारी वर्ग है। एक प्रकार का क्या माना जाएगा, सलाहकारी वर्ग माना जाएगा। अब देखो मामला क्या बनेगा, मामला यह बनेगा कि मान लीजिए हमने आपके सामने क्या लिखा, शिवाजी महाराज। मान लीजिए हमने आपके सामने क्या लिखा भाई, शिवाजी महाराज। और अगर शिवाजी महाराज को आप कैलकुलेट करेंगे किस रूप में, मराठाओं के छत्रपति के रूप में, मराठाओं के छत्रपति के रूप में, मराठाओं के छत्रपति के रूप में, ओके, मराठाओं के छत्रपति के रूप में। तो जब आप शिवाजी महाराज को मराठाओं के छत्रपति के रूप में कैलकुलेट करने की बात करोगे तो फिर आपको एक बात कहने का मौका क्या मिलेगा, आपको नई बात कहने का मौका यह मिलेगा कि शासन संबंधी अनिवार्य शक्तियों का, शासन संबंधी अनिवार्य शक्तियों का केंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण शिवाजी महाराज के हाथों में, केंद्रीयकरण शिवाजी महाराज के हाथों में, केंद्रीयकरण शिवाजी महाराज के हाथों में, शिवाजी महाराज के हाथों में। तो अगर हमको ये कहने का मौका मिलता है कि शासन संबंधी सभी अनिवार्य शक्तियों का जो आपका प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है वो अगर शिवाजी महाराज के हाथों में आपको नजर आता है तो फिर हमको कहने का मौका क्या मिलेगा, कहने का मौका मिलेगा यह बात हम कहेंगे कि इन शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए, इन शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए, इन शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए। इस नाते एक सलाहकारी वर्ग की आवश्यकता पड़ी, इस नाते एक सलाहकारी वर्ग की आवश्यकता पड़ी, इस नाते एक सलाहकारी वर्ग की आवश्यकता पड़ी, इस नाते क्या है भाई, एक सलाहकारी वर्ग की आवश्यकता पड़ी, इस नाते क्या है, एक सलाहकारी वर्ग की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब यहां पर अगली लैंग्वेज आपको क्या बनानी पड़ेगी, अगली लैंग्वेज आपको यह बनानी पड़ेगी कि अष्टप्रधान में शामिल मंत्रियों की सलाह, शिवाजी महाराज पर बाध्यकारी नहीं, शिवाजी महाराज पर बाध्यकारी नहीं, शिवाजी महाराज पर बाध्यकारी नहीं।
यानी कि अष्टप्रधान के जो आपके मंत्रीगण हैं, अगर वो अपने अपने मामलों के संदर्भ में शिवाजी महाराज को कोई एडवाइस देने का कार्य करेंगे या शिवाजी महाराज को कोई सलाह देने का कार्य करेंगे, तो शिवाजी महाराज ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य नहीं। तो मतलब क्या बन के आता है? मतलब यह बन के आता है कि शिवाजी महाराज ऐसी सलाहों के विपरीत जाकर कार्य करने हेतु स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार के लैंग्वेजेस बना करके चलना पड़ेगा कि अष्टप्रधान जैसी जो आपकी विषय वस्तु है या जो व्यवस्था है, ये प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है या धरातल है। इस व्यवस्था को बनाने का कार्य शिवाजी महाराज ने किया और 8 प्रकार के मंत्रियों का समूह है, 1 प्रकार का सलाहकारी वर्ग है। शिवाजी महाराज को जब आप मराठाओं के छत्रपति के रूप में कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो शासन संबंधी जो आपकी अनिवार्य शक्तियां हैं, उनका जो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है वो शिवाजी महाराज के हाथों में आपको दिखाना पड़ेगा। तो जब शक्तियों का प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन एक व्यक्ति के हाथों में आ जाता है तो शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग आपको करा के दिखाना पड़ता है। तो इन शक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग संभव हो पाए, इस नाते एक सलाहकारी वर्ग की आवश्यकता पड़ी। लेकिन अष्टप्रधान में जो आपके शामिल मंत्रीगण हैं, वो अगर अपने अपने मामलों के संदर्भ में शिवाजी महाराज को कोई सलाह देने का कार्य करेंगे तो यहां पर आपको फंसाएगा आपका एग्जामिनर। आपको यह बातें कह करके चलना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज ऐसी सलाहों के अनुसार कार्य करने हेतु बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। शिवाजी महाराज ऐसी सलाहों के विपरीत जाकर के, ऐसी सलाहों के अगेंस्ट होकर के अपना स्वतंत्र व्यवहार भी कर सकते थे। लेकिन कहानी अगर आपको बनानी है तो इस प्रकार की जो आपके लैंग्वेजेस हैं, ये इस प्रकार की जो लैंग्वेजेस हैं, ये आपको यहां पर क्या है, जोड़ करके चलना पड़ेगा। यानी कि इनके जो आपके प्रॉपर रेफरेंसेस हैं वो आपको यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों लेकर के चलने पड़ेंगे। ठीक है। तो कई बार हमने देखा है वो यहां पर फंसाता है कि शिवाजी महाराज बाध्य थे या शिवाजी महाराज बाध्य नहीं थे। तो आपको कहना है कि शिवाजी महाराज क्या है, बाध्य बिल्कुल नहीं है, है ना। ये कहने का क्या है, एक अच्छा तौर तरीका है। इस प्रकार से क्या है, आप अपनी बातों को यहां पर क्या है कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। अब आपको आगे दिखाना पड़ेगा, जहां से सवाल आपसे क्या है एक बड़ी मात्रा में हमेशा पूछा गया है कि अष्टप्रधान का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फिजिकल कंपोजिशन। फिजिकल कंपोजिशन आप क्या है अष्टप्रधान का यहां पर कैलकुलेट करने की बात करेंगे। अब फिजिकल कंपोजिशन में हम क्या कहेंगे कि सामान्यतः आपको क्या दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः क्या है आपके, तो 8 प्रकार के मंत्रीगण आपको दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः क्या है, 8 प्रकार के मंत्रीगण आपको दिखाई पड़ते हैं। 8 प्रकार के मंत्रीगण यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इनके नाम और इनके कार्यक्षेत्र आपको पता होने चाहिए। इनके नाम और इनके कार्यक्षेत्र क्या आपको पता होने चाहिए। जैसे नंबर 1 पे आप रेफरेंस किसका लेंगे, पेशवा। और ये पेशवा हमने बता रखा है, ये पेशवा 1713 वाला नहीं है। ये पेशवा क्या है, अलग है। आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहां पेशवा इक्वल क्या हो जाएंगे, अन्य मंत्रियों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाला। अन्य मंत्रियों के व्यवहार को क्या है, नियंत्रित करने वाला। अन्य मंत्रियों के व्यवहार को क्या होगा भाई, नियंत्रित करने वाला माना जाएगा, है ना। इस पेशवा का कोई भी कनेक्शन आप 1713 वाले पेशवा के साथ जोड़ कर नहीं चलेंगे। वो पेशवा अलग है, ये पेशवा क्या है, अलग है। इसके बाद नंबर 2 पे आपके क्या हो जाएंगे, अमात्य आ जाएंगे। तो अमात्य इक्वल क्या हो जाएंगे आपके, हम कहेंगे राज्य की आय तथा खर्चों, राज्य की आय तथा खर्चों का
दस्तावेज, दस्तावेज तैयार करने वाला, दस्तावेज तैयार करने वाला, दस्तावेज तैयार करने वाला, यानी कि स्टेट की जो आपकी टोटल इनकम होती है और स्टेट के जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका क्या करना, डॉक्यूमेंटेशन करके चलना, उनके दस्तावेज तैयार करना। नंबर 3 पे आपको मिलते हैं वाक्यान 20। इनको क्या कहा जाता है, वाक्यान 20 कहा जाता है, वाक्यान 20 आप कहेंगे। तो वाक्यान 20 जो है इक्वल करके क्या हो जाएंगे, छत्रपति, छत्रपति के व्यक्तिगत कार्यों की, छत्रपति के व्यक्तिगत कार्यों की, या ऐसे कहेंगे छत्रपति के व्यक्तिगत कार्यों का, व्यक्तिगत कार्यों का प्रबंधन, व्यक्तिगत कार्यों का प्रबंधन करने वाला, करने वाला। तो जो आपके वाक्यान 20 है उनका रेफरेंस किस रूप में लेके चलेंगे कि छत्रपति के व्यक्तिगत कार्यों को मैनेज करने वाला या छत्रपति के व्यक्तिगत कार्यों का प्रबंधन करने वाला। नंबर 4 और नंबर 5 पे आप बैठा लो चिड़िया, और ये चिड़िया ऐसी होनी चाहिए कि मजबूत हो, उड़ ना जाए। अगर ये चिड़िया उड़ गई तो आपका क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे आपको यहां पे दिखाने हैं, इनको या तो आप कहेंगे सुमंत, और कई बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है दबीर। सुमंत और 2 दबीर हैं, ये मामला किसका है, एक ही मामला है। और सुमंत और दबीर इक्वल क्या हो जाते हैं आपके, ये आपके विदेश मंत्री हो जाते हैं। ये आपके कौन हो जाते हैं, आपके विदेश मंत्री हो जाते हैं भाई। ये आपके कौन हो जाते हैं, आपके विदेश मंत्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विदेश मंत्री हो जाते हैं। ओके, और यहां पर जो नंबर 5 पे रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे तो नंबर 5 पे रेफरेंस आपका किसका आएगा, ये आएगा आपका या तो कहेंगे सचिव, या तो आप क्या कहेंगे, सचिव कहेंगे। और जो आपके सचिव है उनको क्या कहा गया, उनको चिटनिस भी कहा गया, चिटनिस। या तो सचिव दे देगा या क्या दे देगा आपका, चिटनिस। तो जो आपका सचिव है या जो आपका चिटनिस है, ये मामला एक ही है, और ये क्या माने जाएंगे, पत्राचार विभाग के प्रमुख माने जाएंगे, पत्राचार विभाग के प्रमुख माने जाएंगे। ये क्या माने जाएंगे भाई, पत्राचार विभाग के हेड माने जाएंगे, यानी कि पत्राचार विभाग के क्या माने जाएंगे, प्रमुख माने जाएंगे। ठीक है, नंबर 6 पे हम रेफरेंस इसका लेके चलते हैं। नंबर 6 पे मान लीजिए मैंने क्या लिखा, पंडित राव। क्या लिखा, पंडित राव। तो पंडित राव इक्वल करके क्या हो जाएंगे, धार्मिक मामलों के प्रधान, धार्मिक मामलों के प्रधान। क्या हो जाएंगे भाई, धार्मिक मामलों के प्रधान, धार्मिक मामलों के प्रधान हो जाएंगे, धार्मिक मामलों के प्रधान हो जाएंगे। नंबर 7 पे मान लीजिए हमने क्या दिया आपको, न्यायाधीश। क्या लिखा आपने, न्यायाधीश। तो जो आपके न्यायाधीश इक्वल क्या हो जाएंगे, हम कहेंगे न्यायिक विभाग के प्रधान। हम क्या कहेंगे, न्यायिक विभाग के प्रधान, न्यायिक विभाग के प्रधान माने जाएंगे। नंबर 8 पे आप किसका रेफरेंस लेके चलेंगे, इनको कहा जाता है सर ए नौबत। क्या कहते हैं, सर ए नौबत, सर ए नौबत। और ये जो आपके सर ए नौबत हैं, ये क्या है, ये सेना विभाग के प्रधान हैं। ये क्या है, सेना विभाग के प्रधान माने जाएंगे, सेना विभाग के प्रधान माने जाएंगे। इनको आप क्या कहेंगे, सेना विभाग के प्रधान कहेंगे। तो जो आपके 8 प्रकार के मंत्रीगण हैं जो जनरली अष्टप्रधान के फिजिकल कंपोजिशन में इंक्लूडेड रहे, तो उनके बारे में आपको इस प्रकार का व्यवहार करना आना चाहिए। इनके क्या हल्के हल्के जो आपके रेफरेंसेस हैं वो आपको लेने आने चाहिए। पेशवा हैं, अमात्य हैं, वाक्यान 20 हैं, सुमंत या दबीर क्या आपके विदेश मंत्री हैं, सचिव कहेंगे या क्या कहेंगे आप, चिटनिस कहेंगे। पत्राचार विभाग के क्या माने जाएंगे, हेड माने जाएंगे। पंडित राव क्या हो जाएंगे, धार्मिक मामलों के प्रधान हो जाएंगे, है ना। न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, न्याय विभाग के प्रधान हो जाएंगे। और सर ए नौबत क्या हो जाएंगे, सेना विभाग के क्या हो जाएंगे, यहां पर प्रधान आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो आपका व्यवहार है वो यहां पर आपको लेकर के आना पड़ेगा। अब देखिएगा मामला क्या बनेगा। इस व्यवस्था के साथ अगर आप राजा राम के सुधार को जोड़ने की बात करेंगे तो राजा राम का सुधार क्या कहेगा,
तो राजा राम का सुधार ये कहेगा। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि इस प्रकार के सुधार की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि जो सुधार आपने करके दिखाया वही कार्य पहले कौन कर रहे थे? सचिव कर रहे थे। तो सुधार करने का कार्य किया, तो आप क्या कहेंगे कि मंत्रियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 कर दी। मंत्रियों की संख्या क्या है भाई? 8 से बढ़ाकर 9 कर दी। और जो परिवर्तन हुआ तो हम ये कहेंगे एक नया मंत्री पद प्रतिनिधि, एक नया मंत्री पद क्या है भाई? प्रतिनिधि जोड़ा गया। एक नया मंत्री पद प्रतिनिधि जोड़ा गया। एक नया मंत्री पद क्या है? प्रतिनिधि जोड़ा गया, है ना। और ये जो आपका प्रतिनिधि जोड़ा गया, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य यह था कि जो आपके मराठाओं के पड़ोसी राज्य हैं, तो मराठाओं के पड़ोसी राज्यों में किसको रिप्रेजेंट करने का कार्य करना? छत्रपति को रिप्रेजेंट करने का कार्य करना। और बिल्कुल यही कार्य पहले कौन कर रहे थे? आपके सचिव कर रहे थे। तो हमको लगता है कि राजा राम को मंत्रियों की जो संख्या है वो 8 से बढ़ाकर 9 नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको कोई परिवर्तन लेकर के आना ही था तो परिवर्तन आप कुछ इस प्रकार का लेकर के आते जो पहली जो व्यवस्था है ना उससे बिल्कुल भिन्न हो जाता। क्योंकि यहां पर जो एक नया मंत्री पद आपने जोड़ा है जिसका नाम क्या बताया गया है? प्रतिनिधि बताया गया है। तो वो बिल्कुल वही काम करके चलेगा जो कार्य कौन करके चल रहा था? आपका सचिव। सचिव अगर पत्राचार विभाग का प्रमुख है तो इसका मतलब क्या होगा कि राज्य के आंतरिक भागों के साथ साथ क्या है? पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में जो भी आपका तमाम प्रकार का पत्राचार विभाग है, वो पत्राचार विभाग या जो व्यवहार है वो व्यवहार करने का कार्य कौन करेगा? आपका सचिव करेगा। लेकिन जो आपने यहां पर नया मंत्री पद जोड़ा है जिसको आपने प्रतिनिधि कहा, इसका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्या सचिव का है ना। हालांकि यहां आप इस बात को विवाद का विषय बिल्कुल नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों का जो व्यवहार है या दोनों का जो आपका कार्य क्षेत्र है बिल्कुल क्या समान है। आपको बस इतना अपने जहन में लेकर के चलना है कि राजा राम का सुधार क्या कहता है कि मंत्रियों की जो आपकी संख्या है वो 8 से बढ़ाकर 9 कर दी है और एक नया मंत्री पद प्रतिनिधि नामक जोड़ा गया। और ये जो आपका प्रतिनिधि नामक नया मंत्री पद होगा, इसका मुख्य कार्य क्या बताया गया? इसका मुख्य कार्य यह बताया गया कि मराठाओं के जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, तो मराठाओं के पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में छत्रपति को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? तो छत्रपति को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा भी? यही जो आपका प्रतिनिधि नामक नया मंत्री पद आपके सामने आया है, यही क्या है? छत्रपति को रिप्रेजेंट करने का कार्य करेगा। यही क्या है भाई? छत्रपति को क्या है? रिप्रेजेंट करने का कार्य करेगा। तो यह अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था के संदर्भ में ये व्यवहार आपको करना आ जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिएगा यहां पर आप किस विषय वस्तु का रेफरेंस लेके चलेंगे। मान लीजिए आपने क्या कहा? मराठाज आपने कहा। मान लीजिए आपने क्या कहा? मराठाज आपने कहा। कोई बात नहीं है, आ जाओ। तो मराठाओं के आपको डिस्कस क्या करके चलना है? सैन्य व्यवस्था। मराठाओं की सैन्य व्यवस्था का डिस्कशन क्या आप यहां पर करके चलेंगे। और मराठाओं की जो सैन्य व्यवस्था उसका आपको क्या करना है? वर्गीकरण करके चलना है। और वर्गीकरण जनरली हम किस प्रकार से करके चलेंगे? एक आप लेके चलेंगे पैदल सेना, एक आप क्या लेके चलेंगे? पैदल सेना। ओके। और एक आप क्या लेके चलेंगे? यहां पर क्या हो जाएगा आपका? नौसेना। ये जो आपका क्लासिफिकेशन है कई तरीके से किया जाता है। अभी जो हमारी डिमांड है हम उसके हिसाब से कर रहे हैं नौसेना। और एक हम लेके चलेंगे घुड़सवार सेना। एक हम क्या लेके चलेंगे भी? घुड़सवार सेना। एक आपका क्या हो जाएगा? घुड़सवार सेना हो जाएगा, है ना। तो देखो पैदल सैनिक जो है इनके संदर्भ में एक शब्दावली आपको जोड़ के चलनी पड़ेगी। पैदल सैनिकों के संदर्भ में एक शब्दावली आपको जोड़ के चलनी पड़ेगी कि जो आपके पैदल सैनिक हैं इन्हें पाइक कहा गया। इन्हें क्या कहा गया अभी? इन्हें पाइक कहा गया। ओके।
है ना। अब नौसेना जो है, नौसेना का जो आपका फॉर्मेशन है, यानी कि नौसेना का जो गठन है, गठन के संदर्भ में आप रेफरेंस किसका लेंगे? शिवाजी महाराज। यानी कि नौसेना का जो गठन है ना, वो किसने किया था? वो शिवाजी महाराज ने किया था। किसने किया था? शिवाजी महाराज ने किया था। ठीक है। और नौसेना का जो आपका मेन स्टेशन है, शिवाजी महाराज की नौसेना का मेन स्टेशन आपसे पूछा जाएगा, तो मेन स्टेशन आपका क्या हो जाएगा? कोलाबा हो जाएगा। मेन स्टेशन आपका क्या हो जाएगा? कोलाबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलाबा हो जाएगा। और यहां पर क्या है, नौसेना के संदर्भ में एक शब्दावली का जिक्र आप करके चलेंगे। नौसेना के संदर्भ में क्या है, एक शब्दावली का जिक्र आप करके चलेंगे। ये शब्दावली कई बार क्या है, आपकी परीक्षाओं में आती रहती है। आपके परीक्षाओं में कई बार क्या है, इस शब्दावली पर आधारित सवाल बने हैं। शब्दावली का जिक्र कैसे करेंगे? कहेंगे आंग्रियों। क्या कहेंगे? आंग्रियों कहेंगे। एक शब्दावली आते हैं आंग्रियों। कहते हैं कि मराठाओं की जो नौसेना है या शिवाजी महाराज की जो नौसेना है, उनमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो आंग्रियों की रही। तो जो आप आंग्रियों की भूमिका यहां पर प्रमोट करने की बात करेंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये आंग्री क्या थे। तो जो आपके आंग्री हैं या जो आपके आंग्रियों हैं, इनका मतलब क्या होगा? इनको आप कहेंगे नवल कमांडर। इनको आप क्या कहेंगे? नवल कमांडर कहेंगे। इनको आप क्या कहेंगे? नवल कमांडर कहेंगे। यानी कि नौसेना के जो आपके सेनापति हैं, तो नौसेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? आंग्रीज कहा जाता था। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंग्रीज कहते हैं। तो ये आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि पैदल सैनिकों को पाइक कहा गया, या नौसेना का जो फॉर्मेशन है, इसके रिगार्डिंग आप शिवाजी महाराज को सर्वाधिक मात्रा में क्या है, यहां पर प्राथमिकता देने का कार्य करेंगे। और इनका जो आपका मेजर स्टेशन है नौसेना का, कहां पर मिलेगा आपको? कोलाबा के अंदर आपको कैलकुलेट करके चलना है। और इसमें यह शब्दावली का जिक्र आप जरूर करके चलेंगे कि आंग्रियों को क्या कहा गया। यानी कि यहां पे जो आपके आंग्रीज हैं वो क्या हैं? तो जो आपके आंग्रीज बनेंगे वो क्या है? नवल कमांडर्स हैं, यानी कि नौसेना के क्या है? सेनापति हैं। अब घुड़सवार सेना के बारे में सबसे पहले तो आप ये कहना सीखो कि जो आपका घुड़सवार सेना है, ये सैन्य व्यवस्था की सर्वाधिक मजबूत कड़ी है। सैन्य व्यवस्था की क्या? सर्वाधिक मजबूत कड़ी है ना। घुड़सवार सेना जो है, यानी कि जो आपका कैवालरी सिस्टम है, ये मराठाओं की सैन्य व्यवस्था का क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है, या मजबूत कड़ी आप कहने की बात करेंगे। तो यहां पर जो आपके घुड़सवार सेना है, घुड़सवार सेना में जो आपके घुड़सवार हैं, घुड़सवार सेना में जो आपके घुड़सवार हैं, तो घुड़सवारों को क्या है? दो प्रकार से आप कैलकुलेट करके चलेंगे। एक को आप क्या कहेंगे? या तो कहेंगे पागा, या फिर कहेंगे बागीर। और एक सेक्शन क्या बनेगा घुड़सवारों का, जिनको आप क्या कहेंगे? सिलहदार। जिनको आप क्या कहेंगे? सिलहदार कहेंगे। क्या कहेंगे? सिलहदार कहेंगे। अगर इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, यहां से सवाल अभी उत्तराखंड की एक परीक्षा में पुटअप भी किया गया है। तो जो आपके पागा हैं या जो आपके बागीर हैं, क्या है? ये नियमित घुड़सवार सैनिक हैं। ये क्या माने जाएंगे? नियमित घुड़सवार सैनिक माने जाएंगे। नियमित घुड़सवार सैनिक माने जाएंगे, है ना। साथ ही साथ राज्य की ओर से वेतन प्राप्त करता है। राज्य की ओर से क्या है? वेतन प्राप्त करता। राज्य की ओर से क्या है? वेतन प्राप्त करता। साथ ही साथ क्या है? राज्य की ओर से शस्त्रों के, राज्य की ओर से क्या है? शस्त्रों के प्राप्त करता। राज्य की ओर से क्या है अभी? शस्त्रों के प्राप्त करता। राज्य की ओर से क्या माने जाएंगे? शस्त्रों के प्राप्तकर्ता। पहले लैंग्वेज बना लेते हैं। अब जो आपके सलाहदार हैं, ये क्या हैं? ये अनियमित घुड़सवार सैनिक हैं। ये क्या है? आपके अनियमित घुड़सवार सैनिक हैं। अनियमित घुड़सवार सैनिक, इनको आप क्या कहेंगे? अनियमित
घुड़सवार सैनिक आप कहेंगे। नंबर 2 पे कहेंगे कि राज्य की ओर से वेतन प्राप्त करता नहीं, राज्य की ओर से वेतन प्राप्त करता नहीं, राज्य की ओर से वेतन प्राप्त करता नहीं। ओके, राज्य की ओर से वेतन प्राप्त करता नहीं, राज्य की ओर से वेतन प्राप्त करता नहीं। साथ ही साथ आपको यह लैंग्वेज भी यहां पे बना के चलना पड़ेगा कि राज्य की ओर से, राज्य की ओर से, राज्य की ओर से शस्त्रों के प्राप्त करता नहीं, राज्य की ओर से शस्त्रों के प्राप्त करता नहीं, राज्य की ओर से शस्त्रों के प्राप्त करता नहीं। ये प्रॉपर आपको बता के चलना पड़ेगा। यानी कि जब आप मराठाओं की सैन्य व्यवस्था को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो जो आपका मराठाओं का सैन्य संगठन है जनरली क्या है, उसको आप 3 प्रकार से क्या है कैटेगराइज करके चलेंगे। पैदल सेना आपकी हो जाएगी, पैदल सैनिकों को क्या कहेंगे, पाइक आप कहेंगे। जो आपका नेवल सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ आपको यहां पर कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा और ये कह करके चलना पड़ेगा कि जो आपका नेवल सिस्टम है उसको क्रिएट करने का कार्य मेजरली किसने किया था, शिवाजी महाराज ने किया था। और शिवाजी महाराज के समय से ही मराठाओं को जो मेजर नेवल स्टेशन है वो क्या है, कोलाबा है। शब्दावली क्या होगा, आंग्रियों की भूमिका आपको दिखानी है और जो आपके अंग्रेज होंगे ये क्या माने जाएंगे, ये नेवल कमांडर्स आपके यहां पे माने जाएंगे। घुड़सवार जो आपकी सेना है ये मराठाओं की सैन्य व्यवस्था की क्या है, जान है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अब इसमें 2 प्रकार के घुड़सवार आपके सामने आते हैं। एक को आप या तो कहेंगे पागा या फिर क्या कहेंगे, बागीर कहेंगे। एक को आप क्या कहेंगे, ये तो पागा कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, बागीर कहेंगे। तो जो आपके पागा हैं यानी कि जो आपके बागीर हैं इनके बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। ये क्या है, नंबर 1 नियमित घुड़सवार सैनिक है, नंबर 2 राज्य की ओर से क्या है, वेतन प्राप्त करता है और युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए जो अनिवार्य अस्त्र शस्त्र आपके होते हैं, तो जो अनिवार्य अस्त्र शस्त्र इनको प्रोवाइड कराए जाते हैं वो किसकी ओर से प्रोवाइडेड है, राज्य की ओर से प्रोवाइडेड है। लेकिन जो आपके सलाहदार हैं ये क्या है, ये अनियमित घुड़सवार सैनिक माने जाएंगे नंबर 1। और राज्य की ओर से क्या वेतन प्राप्त करता नहीं है और राज्य की ओर से क्या है, इनको शस्त्र भी उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। तो फिर ये आते क्यों हैं, तो फिर ये आते क्यों हैं। पहली बात तो क्या है कि यहां पर जो आपके सेलादार हैं, सेलादारों के साथ आप क्या जोड़ेंगे, आप पिंडारी समूह को जोड़ेंगे। यानी कि जो पिंडारी समूह आपने पढ़े हैं, जो आपने पिंडारी समूह आपने पढ़ा था, तो पिंडारी समूह के साथ कौन जुड़ाव करके चलेगा, ये सेलादारी आपका जुड़ाव करके चलेगा। क्योंकि पिंडारीज के बारे में हमने पहले भी आपको बताया होगा कि जो पिंडारीज हैं ये मराठाओं की जो रेगुलर आर्मी है उसके साथ अपनों को संबंध नहीं जोड़ते हैं, है ना। हालांकि जो आपके पिंडारीज हैं वो लूटपाट का कार्य किया करते थे, वो लूटपाट का कार्य करके मराठाओं की नियमित सेना को आर्थिक तौर पर क्या हेल्प करने का कार्य करते थे। अब यहां पर लैंग्वेज आप बनाओ कि जो आपके सलाहदार हैं अगर इनके बारे में कहा जाता है कि राज्य की ओर से ना तो ये वेतन प्राप्त करता है और युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए जो आपके अनिवार्य अस्त्र शस्त्र होते हैं वो भी राज्य की ओर से इनको उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि आते क्यों हैं भाई, इस नाते आते हैं क्योंकि ये क्या है, पिंडारीज है। ये इस नाते आते हैं क्योंकि पिंडारीज हैं, है ना। तो वेतन इनका क्या हो जाएगा, वेतन इक्वल क्या हो जाएगा, लूटपाट, है ना, है ना। जो आपका लूटपाट होगी, है ना, यानी कि लूटपाट के अंदर, लूटपाट के अंदर की वस्तुओं की मात्रा, वस्तुओं की मात्रा, यानी कि मामला यह बना कि इनको आप हमेशा अप्रोच करके नहीं चलेंगे। अगर मराठाओं को लगता है कि भी हमें किसी बड़ी पॉलिटिकल पावर को इन्वेड करना है, उस पर आक्रमण करना है और जाहिर सी बात है कि लूटपाट का कार्य भी करना है ना, तो ये क्या है, ये सलाहदार जो है उनको अपने साथ जोड़ लिया करते थे और कहते थे भैया हमें जो अपना सैन्य अभियान का संचालन करवाना है, तो सैन्य अभियान के संचालन की प्रक्रिया में जो भी लूटपाट होगी, लूटपाट का एक शेयर क्या होगा, मराठाओं की जो रेगुलर आर्मी है वो अपने पास रख लेगी और लूटपाट का जो आपका एक शेयर होगा वस्तुओं के रूप में क्या है, वो सलाहदार यानी कि पिंडारीज को उपलब्ध करवा दिया जाएगा और यही उनका क्या माना जाएगा, वेतन माना जाएगा। तो यही रेफरेंस उत्तराखंड की किसी परीक्षा में अभी पूछा गया था।
तो कई बार आप अपने आप से कुछ सवाल क्या करो कि जब ये अनियमित घुड़सवार सैनिक हैं, ना तो राज्य की ओर से घोड़े इनको उपलब्ध करवाए जाते हैं और न ही राज्य की ओर से जो आपके अनिवार्य अस्त्र शस्त्र हैं वो इनको उपलब्ध करवाए जाते हैं, फिर भी ये आते क्यों हैं? आते इस नाते हैं क्योंकि जो लूटपाट होगी, लूटपाट का एक ठीक ठाक शेयर क्या है, ये इनको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो जो सिलहदार हैं उनको अगर आप हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं तो इनका जुड़ाव किसके साथ करके चलेंगे? इनका जुड़ाव आपको हमेशा किसके साथ करके चलना है? पिंडारीज के साथ करके चलना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। क्योंकि भाई मामले को थोड़ा प्रमाणित करके तो चलना पड़ेगा ना। जब आपको वेतन राज्य नहीं दे रहा है और जो भी आपके अनिवार्य अस्त्र शस्त्र हैं वो भी राज्य की ओर से उपलब्ध नहीं है, तो आप आते क्यों हैं? आप इस नाते आते हैं क्योंकि आपका काम ही ये है, आप पिंडारीज हैं, आप लूटपाट का काम करेंगे और रेगुलर आर्मी को क्या है, आर्थिक तौर पर मदद देने का कार्य करेंगे और लूटपाट का एक शेयर क्या है, आपको दे दिया जाएगा। ना दिक्कत आपको है और ना ही दिक्कत किसको है, रेगुलर आर्मी को है। अब यहां पर हम क्या हमेशा एक कैलकुलेशन करके चलते हैं, हमेशा एक कैलकुलेशन करके चलते हैं। एक टेबल आपको हम देने का कार्य करेंगे और ये टेबल हमेशा के लिए क्या है, आपकी ग्रिप में आ जानी चाहिए। आपको बिल्कुल इसको समझ के चलना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे देखो, सबसे पहला सेंटेंस आप कैलकुलेट करेंगे कि 25 घुड़सवार बराबर क्या हो जाएगा, एक हवलदार, एक हवलदार, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होंगे, 25 घुड़सवार होंगे। और घुड़सवार का मतलब क्या होता है, एक घोड़ा और घोड़े पर बैठा हुआ एक सैनिक। यह घुड़सवार सेना के अंदर की एक बहुत ही मेजर कैलकुलेशन है और सवाल बहुत ज्यादा टिपिकल कई बार बन जाता है। टिपिकल तो वैसे नहीं है, लेकिन जब सवाल अचानक से सामने आ जाता है तो कठिन बन जाता है अपने आप ही। तो शुरुआत में आप एक लाइन लिख करके चलेंगे कि 25 घुड़सवार बराबर क्या हो जाएगा, एक हवलदार हो जाएगा। यानी कि आपको यह समझ के चलना है कि एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार हैं, 25 घुड़सवार हैं, है ना। अब जो शब्दावली यहां पे होगी, जो शब्दावली यहां पे होगी उसको यहां उठाओ। हवलदार जैसी शब्दावली कहां पे आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। यहां पे लिखो 5। अब 5 हवलदार इक्वल क्या हो जाएगा, एक जुमलादार हो जाएगा, एक जुमलादार हो जाएगा। यह सवाल बहुत ज्यादा पुटअप किया गया है। वो पूछता है कि एक जुमलादार के अधीन कितने घुड़सवार हैं। समझ लो बारीकी से, यानी कि 25 घुड़सवार बराबर क्या हो जाएंगे, एक हवलदार हो जाएगा। यानी कि एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार हैं, 25 घुड़सवार हैं। अब वो कहता है, अगली इक्वेशन बनेगी 5 हवलदार बराबर क्या है, एक जुमलादार है। यानी कि अब आपको यह बताना है कि एक जुमलादार के अधीन कितने घुड़सवार हैं। तो अगर आपको कितने घुड़सवार बताना है तो मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 25 का करना पड़ेगा। और ये इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। यानी कि अब आपका आंसर क्या बना कि एक जुमलादार के अधीन कितने घुड़सवार हैं। तो कितने घुड़सवार हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। ये हम इस नाते कराते हैं क्योंकि हम एक बार खुद बहुत परेशान हो गए थे। इतिहास हमारा रहा था ऑप्शनल और हमारे समय में यूपीपीएससी में क्या है, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें वैकल्पिक विषय लेकर के चलना पड़ता था। और हमारे सामने ये सवाल एक बार आ गया था, यही सवाल था कि एक जुमलादार के अधीन कितने घुड़सवार थे। तो देख करके लगा कि ये पूछा कहां से गया है और ये पूछना क्या चाहता है ना। तो लेकिन जब हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो मैंने कहा ये मराठाओं के जो घुड़सवारों का जो मामला है सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत, उसके अंदर के कैलकुलेशन है। तो बहुत पहले कभी हमने भी इसको देखा था, तो अचानक से वो रेफरेंस सामने आ गया, सवाल अटेम्प्ट हो गया। और रेफरेंस अगर सामने नहीं आ जाता तो सवाल अटेम्प्ट भी नहीं हो पाता। तो अचानक से आने वाली जो चीज है ये आपको परेशान कर सकती है। यानी कि एक जुमलादार के अधीन कितने घुड़सवार हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। अब इधर की जो शब्दावलियां हैं उनको यहां चिपकाते रहो। जुमलादार कहां पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब यहां 5 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 जुमलादार बराबर क्या हो जाएंगे, एक हजारी, एक हजारी। अब अगर आपको यह बताना पड़े कि एक हजारी के अधीन कितने घुड़सवार हैं, क्योंकि हजारी है
तो हजारी के अधीन घुड़सवारों की संख्या क्या हो जाएगी 1000 प्लस हो जाएगी, 1000 से अधिक हो जाएगी। तो अगर आपको 1000 के अधीन कितने घुड़सवार हैं ये बताना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किसकी होगी, इसकी होगी, 125 की होगी, और इक्वल में क्या जाएगा 1250 आ जाएगा। यानी कि 1000 के अधीन कितने घुड़सवार हैं जी, तो आपका आंसर क्या निकल के आता है 1250। आपका क्या यहां पर राइट आंसर निकल के आता है। अब इस शब्दावली को यहां चिपकाते रहो, हजारी क्या है आपका हजारी। अब यहां पर 25, 5, 10 और अब क्या आएगा आपका फिर 5 आ जाएगा, तो 5 हजारी इक्वल क्या हो जाएगा आपका एक पंच हजारी हो जाएगा, एक पंच हजारी हो जाएगा। तो अगर अब आपको यह बताना पड़े कि एक पंच हजारी के अधीन कितने घुड़सवार हैं, तो 5 में मल्टीप्लाई किसका होगा 1250 का होगा, और नंबर इक्वल क्या मिलेगा आपको 6250 मिलेगा। यानी कि एक पंच हजारी के अधीन कितने घुड़सवार हो जाएंगे, तो 6250 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बताना आना चाहिए। वो आपसे ज्यादातर संभावनाएं किसकी हैं, क्योंकि वो हजारी तो नहीं पूछेगा, हजारी इस नाते नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर आपको ये बताना पड़े कि 1000 के अधीन कितने घुड़सवार हैं, तो इतना तो माइंड हम अपना कैलकुलेट करा ही सकते हैं कि हम बता दें कि 1000 प्लस होंगे। या एक पंच हजारी के अधीन कितने घुड़सवार हैं, तो हम बता पाएंगे कि मामला क्या होगा, क्या 5000 से प्लस में जाएगा। लेकिन वो ज्यादातर सवाल किस पे पूछता है, जुमलादार पे पूछता है कि एक जुमलादार के अधीन कितने घुड़सवार थे, तो आपका आंसर क्या होगा 125 होगा। दोबारा रिपीट करा देते हैं, कोई डाउट रहेगा तो आप वहां पे कमेंट लिख सकते हैं, हम आपको सॉर्ट आउट करा देंगे। 25 घुड़सवार बराबर क्या एक हवलदार है, यानी कि एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार हैं 25 हैं। एक जुमलादार के अधीन कितने घुड़सवार हैं 125 हैं, क्योंकि 5 हवलदार बराबर क्या एक जुमलादार है। और अगर आपको एक जुमलादार के अधीन कितने घुड़सवार बताने हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई 25 में करनी पड़ेगी। बस यही फार्मूला आगे मल्टीप्लाई करते रहो और सारे के सारे नंबर्स क्या हैं आपके सामने आते रहेंगे, है ना। अब इसमें एक क्रम भी आपको बनाना पड़ेगा, सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। एक नया ग्राउंड आपके सामने रखते हैं, एक सीक्वेंस आपको बना करके चलना पड़ेगा। तो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, हवलदार, हवलदार से बड़ा कौन है भाई, जुमलादार, सॉरी हवलदार से बड़ा कौन है आपका जुमलादार, और जुमलादार से बड़ा कौन है आपका हजारी, और हजारी से बड़ा कौन है आपका पंच हजारी, पंच हजारी, ठीक है। और पंच हजारी से बड़ा कौन हो जाएगा आपका सर ए नौबत, सर ए नौबत, क्योंकि सर ए नौबत कौन है आपका, वो तो प्रधान है। सर ए नौबत कौन है आपका, वो तो सेना विभाग का प्रधान है। तो यह भी आपको बता रहना चाहिए कि किसके अधीन कितने घुड़सवार हैं, और साथ ही साथ आपको क्या है यहां पर एक प्रॉपर इक्वेशन भी बनाने आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन के बिहाफ पे भी क्या आपसे बातचीत हो सकती है। तो इक्वेशन जो आपकी निकलेगी ये वाली, ये इसी के अंदर से आप निकाल के चलेंगे। हवलदार से बड़ा कौन है, जुमलादार है। जुमलादार से बड़ा कौन है, हजारी है। हजारी से बड़ा कौन है, पंच हजारी है। और सबसे बड़ा कौन है, सर ए नौबत है। सबसे बड़ा कौन है भाई, सर ए नौबत है। तो ये आपको बिल्कुल यहां पर हमारे हिसाब से क्या है बताना आना चाहिए। कोई डाउट रहेगा तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं या फिर ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से आप पुटअप कर सकते हैं। हालांकि डाउट रहेगा नहीं, सारी चीजें हमने आपको क्या बता दी हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा मामला भी है एक, किलों की सुरक्षा व्यवस्था, किलों की सुरक्षा व्यवस्था, किलों की सुरक्षा व्यवस्था का धरातल, किलों की सुरक्षा व्यवस्था का धरातल। और यहां पर जो आपके किले हैं, किलो का मतलब क्या होगा आपका फोर्स, किलो का मतलब क्या होगा आपका फोर्स होगा। क्या होगा आपका फोर्स होगा। मान लीजिए हमने क्या बनाया, हमने एक किला बना लिया। हमने क्या बनाया, हमने इस प्रकार से क्या है ये किला आपको बना के दे दिया है, ये किला बन गया ये आपका। अब जो किले है, मतलब कोई भी आपका किला है, उस किले की जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, आप सुरक्षा व्यवस्था को क्या है किस प्रकार से मेंटेन करके चलेंगे।
तो किले की जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार से मेंटेन होगी, है ना। यानी कि किले में एक देना पड़ेगा आपको हवलदार। हवलदार क्या होगा, इक्वल हो जाएगा किले की आंतरिक सुरक्षा करने वाला या सुरक्षा की व्यवस्था करने वाला, ये क्या माना जाएगा, प्रधान अधिकारी माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, आपका प्रधान अधिकारी माना जाएगा। एक होगा इसमें आपका सिमनिस, एक क्या होगा आपका इसमें आपका सिमनिस होगा। तो सिमनिस का मतलब क्या है, किले के संदर्भ में पत्राचार व्यवहार करने वाला, और एक यहां भी आपको क्या देना पड़ेगा, सर ए नौबत देना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपका सर ए नौबत है वो वाला नहीं है, ये अलग है। सर ए नौबत, और ये क्या होगा आपका, किले की सुरक्षा का प्रधान अधिकारी होगा। किले की सुरक्षा का प्रधान अधिकारी होगा। किले की सुरक्षा का क्या है भाई, प्रधान अधिकारी होगा। किले की सुरक्षा का प्रधान अधिकारी होगा। तो यहां पर यह भी हमने आपको बताने का कार्य किया, क्योंकि उस समय क्या है, जो आपके फोर्ट्स हैं उनका जमाना चलता था। तो मराठाओं को जो अलग अलग प्रकार के आपके फोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ व्यवस्था करनी पड़ी। तो प्रत्येक किले में क्या होगा, 3 प्रकार की शब्दावलियां कैलकुलेट होंगी। हवलदार है, हवलदार जो होगा ये किले की आंतरिक तौर पर सुरक्षा की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी होगा। और जो आपका सिमनिस होगा ये किले के संदर्भ में पत्राचार व्यवहार करने वाला होगा। और जो आपका सर ए नौबत होगा ये किले की सुरक्षा का क्या माना जाएगा, प्रधान अधिकारी माना जाएगा। और इसमें एक बात और याद रखना है ना, जैसे यहां पे आपको जोड़ के हम बता देते हैं कि इसमें जो आपके हवलदार हैं और हवलदार के साथ जो आपका कौन है, सर ए नौबत है। हवलदार के साथ क्या है आपका, सर ए नौबत है। ठीक है, तो ये जो पद हैं ये पद किसको दिए जाते थे, केवल मराठाओं को। केवल मराठाओं को ये जो पद हैं भाई, ये पद किसको दिए जाते थे, केवल मराठाओं को दिए जाते थे। और ये जो आपका सिमनिस जैसा पद है, ये जो आपका सिमनिस जैसा पद है, ये पद किसको दिया जाता था, ये पद ब्राह्मण वर्ग को दिया जाता था। ये पद क्या है भाई आपका, ब्राह्मण वर्ग को दिया जाता था, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, आपको अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन लानी पड़ेंगी। ये इस चर्चा में 2 प्रकार के बिंदुओं को हमने उठाने का कार्य किया है। हमने अष्टप्रधान को भी कैलकुलेट कर लिया है और हमने मराठाओं की सैन्य व्यवस्था को परीक्षा उपयोगी बनाते हुए वो कैलकुलेशन आपके सामने रख दी है। जो कैलकुलेशन परीक्षा के हिसाब से क्या है आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी बातें आपको क्या हमारे हिसाब से बतानी आ जानी चाहिए। ठीक है, ये तमाम प्रकार की बातें क्या है यहां पर आपको बतानी आ जानी चाहिए। अब मामला क्या रहा, 2 प्रकार के मामले रह गए मुख्य तौर पर। मराठाओं के साम्राज्य का आप भौगोलिक विभाजन प्रशासन के आधार पर कैसे करके चलेंगे और मराठाओं के टैक्सेशन सिस्टम को आप कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे, तो ये आपको मिलेगा अगली चर्चा में। और अगली चर्चा में मराठाज आपके क्या है वाइंड अप हो जाएंगे, यानी कि आपके क्या कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे पंजाब की ओर। ठीक है, और पंजाब की जो कैलकुलेशन होगी वो केवल एक ही क्लास में आपके सामने हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप में कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। पंजाब को हम क्या है एक ही साथ जोड़ के चलेंगे, एक ही कैलकुलेशन में वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और पंजाब के साथ आपका सिंध भी आ जाएगा और आपका अफगान भी आ जाएगा। तो वो पूरी कैलकुलेशन जो आपकी होगी वो लगभग एक ही लेक्चर में आपकी हो जाएगी, है ना। उस हिसाब से कैलकुलेशन हमको करके चलना है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला आपके सामने हमने रखा है अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था का या मराठाओं की सैन्य व्यवस्था का, और मराठाओं की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में ज्यादा जो झुकाव है आपको कहां लेकर के आना चाहिए, ये तमाम प्रकार की बातें अब आने वाले समय में आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। बातें अच्छी तरीके से आपके सामने रख दी गई हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्लास के साथ अपना जुड़ाव करना है और अच्छी तरीके से क्लास को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।